गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट के बाद में टॉटोमेरिज्म शुरू किए थे और उस टॉटोमेरिज्म में आप लोगों को ये बताया था कि होती कैसे है, कहाँ कहाँ होती है, किन कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होती है। ठीक है। इसके बाद उसमें एक रैसमीकरण देखा था, एक ड्यूटेरियम एक्सचेंज देखा था। ठीक है। और फिर अपन ने देखा था उसमें सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनॉल परसेंटेज। इनॉल परसेंटेज में थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इनॉल परसेंटेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पहचानना आना चाहिए। इसमें आपको इनॉल परसेंटेज मैंने पहले बताया था, इनॉल प्रतिशतता। ठीक है। इनॉल प्रतिशतता में आपको पहला वाला ये बताया था कि एक मेरे पास कौन है, याद करो आप, एक मेरे पास कीटो फॉर्म है। कौन है? कीटो फॉर्म। और जब इलेक्ट्रॉन यहां आता है और ये वाला यहां जाता है तो मेरे को क्या मिलता है भाई? इनॉल फॉर्म। यस, ये इनॉल फॉर्म। तो हमने आपको ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, कि जनरली कीटो फॉर्म जो है, जो कुछ चीज़ें जहाँ की एरोमेटिसिटी वगैरह है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, उसके अलावा जनरली ये कहा जाता है कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। यानी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। अगर आप ये कंपाउंड लेते हैं तो ये 99.9% रहता है और 0.1% इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसका 100 लेते हैं तो उसका 99.9% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसका 0.1% रहेगा। तो हम ये कह देते हैं कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। सेकंड चलते हैं, जो कि आपको बताया, आपके पास ये कीटो फॉर्म है और इस टाइप से बताया था कि ये हाइड्रोजन भले होंगे। इस कीटो फॉर्म में इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। ऐसा होने से यहाँ पर क्या आया? OH डबल बॉन्ड, फिनॉल बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये अप्रॉक्सीमेट 100% ही बनता है, मतलब ये तो बहुत कम रह पाता है। तो एरोमेटिसिटी की वजह से ये जो इनॉल फॉर्म बन रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि यहाँ इनॉल फॉर्म क्या था? कम स्टेबल था। इसके बाद में आप लोगों को ये बताया था कि ये CH3 CH2 यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है, दोनों तरफ सेम टाइप का ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ जो H है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ऐसा होने से ये बन गया CH3 COH, ये वाली H यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसमें क्या हो गई? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ये जो इनॉल फॉर्म बना था, ये मेरे पास कीटो फॉर्म था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ गई, तो ये अप्रॉक्सीमेट 75% रहता है और ये 25% रहता है। तो आपको पूछे कि ये कंपाउंड है, ये वाला और ये वाला है, तो इनकी इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? तो आप ये कहना कि इसका इनॉल फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम इनॉल इसका होगा और सबसे कम इनॉल इसका होगा। बात समझ में आ गई? यस। इस वाले में ऐसे नहीं कि यही वाला होगा, ये इस टाइप से भी हो सकता है। देखो आप, डबल बॉन्ड O इस टाइप से दिया हुआ है, ये कीटो फॉर्म है। यस। इसका इनॉल फॉर्म बनाना है तो देखिए कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और H वहाँ पहुँच जाएगी। क्या बनेगा? ये वाला बन जाएगा।
तो कहने का मतलब एरोमेटिसिटी की वजह से ये सबसे ज़्यादा होता है। अब अपने को जो समझना है वो ये है कि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, जैसा कि नीट में आ भी चुका है, दोनों ग्रुप डिफरेंट करके पूछा था कि किसका इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, किस कंपाउंड का इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो इस टाइप का लेते हैं कि ये वाले ग्रुप डिफरेंट करके फिर अपन उसको समझते हैं। ठीक है, ये वाली कहानी क्लियर हो गई। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ये ग्रुप डिफरेंट होगा तो क्या होगा। ठीक है, यस। देखिए, आपको समझाने के लिए मैं लेता हूँ CH3O CH2O और यहाँ PH मतलब जानते हो बेंजीन वाला है। ठीक है, अब आप देखिए मैं इलेक्ट्रॉन यूँ ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यूँ आएगा। देखिए क्या बना, आराम से समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन ये आया, ये वाला यहाँ आया, ये बन गया CH3O और यहाँ पर H आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ बेंजीन वाला है। यस, इस टाइप से ये कीटो फॉर्म है। क्या है? कीटो फॉर्म। और इस कीटो फॉर्म में आप क्या देख रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, ये वाला यहाँ आ रहा है, ये इन और ये ऑल, और यहाँ हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, क्लियर है। इसको मैं कहता हूं ये रास्ता पहला है, पाथ फर्स्ट है। यस, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा हो और फिर ये यहां आ रहा हो और H यहां जा रही हो। इसको बोला ये पाथ फर्स्ट है। मैं आपको सेकंड की इंफॉर्मेशन देता हूं, ये वाला। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, ये वाला यहां जा रहा है, तो ये H जो है वो यहां जाएगी। देखो आप, CH3 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया O, ये आ गया H और ये बेंजीन रिंग हो गई। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस कंपाउंड को मैं कहता हूं A और इसको कहता हूं B। और मैंने पूछा बच्चों बताओ ज़्यादा, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप गौर फरमाओ इस पर, ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं या अलग अलग हैं? अब सर अलग अलग का कैसे पता चलेगा? अलग का पता चलता है या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट नहीं है तो ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना ही चाहिए। इन दोनों में देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होगा। आप
इनकी दोनों की स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर मीन्स होता है कनेक्टिविटी। आप इसमें कनेक्टिविटी देखो, बेंजीनिंग आ रही है, कार्बन आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। बेंजीनिंग के पड़ोस में कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है। बेंजीनिंग के पड़ोस वाला कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है। अगर बॉन्ड का टाइप चेंज होता है, मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई है, कनेक्टिविटी डिफरेंट होने से स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूँ 100% कि ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। समझ रहे हो? दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। यस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनोल फॉर्म बनने के लिए रास्ता पहला सही है कि रास्ता दूसरा सही है? कौन से पाथ से जो है टॉटमराइजेशन होगा? टॉटमर कौन से बनेगा? ए टॉटमर ज्यादा बनेगा या बी बनेगा? टॉटमराइजेशन कौन से रास्ते से होगा? ये आप पर छोड़ता हूं, आप बताइए। नहीं पता चल रहा? चलो आपको हिंट देता हूं, टॉटमराइजेशन में उस रास्ते से जाएगा जिधर से ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। मतलब आप ये देखो कि प्रोसेस वो होता है जिसमें ज्यादा स्टेबल अपने को मिलता है। आप लोगों को ये देखना ए ज्यादा स्टेबल है कि बी ज्यादा स्टेबल है। सर हम कैसे देखें? देखिए यहां जब टॉटमराइजेशन हुआ तो डबल बॉन्ड ये आया, इसके यहां आने से यहां डबल बॉन्ड आया। इस डबल बॉन्ड को ये वाली बेंजीनिंग जो है वो रेजोनेंस नहीं दे रही है, संयुग्मन नहीं दे रही है। ये डबल बॉन्ड इस बेंजीनिंग के संयुग्मन में नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां इस टाइप से आके और इधर नहीं आ सकते। ये इलेक्ट्रॉन यूं ही आएगा, ये यहां आके और इधर आ सकता है, पर इधर नहीं आ सकता। इस डबल बॉन्ड को ये बेंजीनिंग जो है वो अनुनाद नहीं दे रही है। यहां देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आता है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां आ जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आकर इस डबल बॉन्ड को रेजोनेंस नहीं दे रहा है। जबकि यहां देखें तो देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आएगा अनुनाद में, ये वाला यहां आएगा तो ये बेंजीनिंग का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहां ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि B इज मोर स्टेबल देन A। यस, ये इनका क्या आ रहा है? स्टेबिलिटी ऑर्डर आ रहा है, स्थायित्व का क्रम आ रहा है। समझ रहे हो गया? तो जो टॉटमराइजेशन होगा वो इस रास्ते से होगा, ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। तो हम ये कह देते हैं कि बेंजीनिंग जो होती है वो बेंजीनिंग क्या कर रही है? बेंजीनिंग जो है इसको संयुग्मन प्रदान कर रही है, जबकि इसमें नहीं कर रही है। हाँ, इसमें कौन कर रहा है? इसमें CH3 हाइपर कंजुगेशन दे रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आता है, ये वाला यहां आता है, हाइपर कंजुगेशन से आ जाएगा। इसको स्टेबिलिटी मिथाइल ग्रुप दे रहा है, इसको स्टेबिलिटी बेंजीनिंग दे रहा है। तो हम ये कह देते हैं कि अगर यहां इस टाइप के एग्जाम्पल में अगर बेंजीनिंग आ रही है तो वो उसको ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, और ज्यादा स्टेबिलिटी देने से वहां पर उसका इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल बनता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है जो अपने को करना है। निम्न की इनोल प्रतिशतता का क्रम बताइए। इसमें अपने पास फर्स्ट आ रहा है CH3 CO CH2 COH, ये फर्स्ट है। सेकंड इसमें है CH3 CO CH2 CO CH3। थर्ड इसमें है CO CH2 COPH। फोर्थ इसमें है PH CO CH2 CO, फिर आ रहा है PH। यस,
आपको ये बताना है इसमें किस में इनॉल प्रतिशतता ज़्यादा होगी। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें देखो 2 मिथाइल है जो स्थायित्व देने के लिए तैयार है, इसमें 1 मिथाइल के साथ में 1 पीएच है। तो मैं ये कहूँगा कि दूसरे के कंपेयर में तीसरे वाला इनॉल फॉर्म ज़्यादा बताएगा। सर ऐसे तो फिर ये वाला और भी ज़्यादा बताएगा। ये वाला देखो 2 पीएच आ रहे, 2 पीएच है, स्टेबिलिटी तो देंगे इनॉल को, लेकिन इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है और इस टाइप से 6 मेंबर रिंग भी नहीं बन रही है। इसमें जो है 6 मेंबर रिंग नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि 2 CH2 आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इस टाइप से होके देखिए, इधर भी CH2 इधर भी CH2, इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं कह सकते। इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप तब कहेंगे जब इधर भी C डबल बॉन्ड O हो, इधर भी C डबल बॉन्ड O हो। तो यहाँ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ से H इतनी आसानी से नहीं जाएगी जितनी यहाँ जाएगी। तो 2 pH के होते हुए भी ये सबसे बेकार हो गया, क्योंकि इन सब में एक्टिव सक्रिय मिथाइलिन समूह है, सब में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, पर इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है। 4th वाला सबसे बेकार होगा। इन दोनों में देखें तो इसमें ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है, जैसा कि यहाँ कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा। यस, तो इसकी तुलना में ये हो गया। इसमें स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक ही मिथाइल है, जबकि इससे 2 मिथाइल हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन आएगा? 3rd वाला। उससे कम 2nd वाला इनॉल फॉर्म बनाएगा, उससे कम 1st बनाएगा। सबसे कम इनॉल जो है, सबसे कम इनॉल इनमें 4th वाला बनाएगा। बात समझ में आ गई होगी? तो इस टाइप से अपने पास इनॉल प्रतिशतता के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है, इसलिए अपने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है कि नहीं? इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज देखिए, क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म के 4। सबसे पहला और अच्छा क्वेश्चन चला होता पहचानना किस में हो रही है किस में नहीं हो रही है। दूसरा है ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ये उससे कम इम्पोर्टेंट है। रहस्य मिश्रण का जेई वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अपने थोड़ा कम होता है। इनॉल प्रतिशतता का इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो 4 टाइप के क्वेश्चन बने हैं। बाकी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म को फिनिश किया है, ख़त्म किया है। ठीक है, इसको हमने पहले स्किप कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इसको समझाने के लिए देखिए इलेक्ट्रॉनों को चलाना आना चाहिए था, जो रेजोनेंस से सीखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आप लोगों को इसके मैकेनिज्म देखो, एनाइन बना था फिर वो अनुनाद में गया था। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ अच्छी बातें आने के बाद फिर ये अच्छे से समझ में आता है। ठीक है बच्चों? यस। अब हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन इंटरमीडिएट ले लिए थे। ठीक है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद जिसमें कि कार्ब एनाइन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बीन, इन सबको समझ लिया था। वो समझने का था। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने ले लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आए, इसके लिए अपने को कुछ पारिभाषिक शब्दों का पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, निष्कर्षी समूह, इस तरीके से आक्रमणकारी, नाभिक स्नेहिता, ये सब अपने को आनी चाहिए। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो शब्द काम में आने वाले हैं उनके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म को हम आगे बढ़ाते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म आगे बढ़ाते हैं जिसमें अपन कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जिसमें पहली आती है नाभिक।
स्नेही। नाभिक स्नेही को अंग्रेजी में कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। यस, इसको आप NU माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यस, नाभिक स्नेही। बच्चों नाभिक स्नेही, देखिए नाभिक में चार्ज पॉजिटिव होता है, हम मान लीजिए न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नाभिक, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस शब्द का जो अर्थ है ना वो ये है कि धन आवेश को चाहने वाला, या ये कहूं इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र को चाहने वाला। समझ लो, नाभिक स्नेही का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र को चाहने वाला। अब इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र को कौन चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच अटैक्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करती है। ठीक है, वो क्या होती है? नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करती है। यहां इलेक्ट्रॉन धनी से मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन धनी से मतलब है उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अष्टक पूर्ण है और इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता और है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वो वाला केंद्र। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज क्या होती है? आप देखो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CS3 माइनस। हाँ, यस। आप देखिए इसमें H2O ना माइनस है ना प्लस है। ये क्या होगा? तो देखो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है। देखो ऐसे OHH। यस, तो अष्टक पूर्ण है और लोन पेयर है। अष्टक पूर्ण है और लोन पेयर होना चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। लोन पेयर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या बन जाएगा? नाभिक स्नेही। तो बच्चा लोग H2 भी क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, NH3 यस न्यूक्लियोफाइल, ROH न्यूक्लियोफाइल, RNH2 न्यूक्लियोफाइल। ये इसके आगे लिख देते हैं एटसेट्रा इत्यादि। बात समझ में आ गई? तो ये अपने पास क्या था? ये अपने पास था नाभिक स्नेही। दूसरा अपने पास आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन है उनको ले वो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, अब देखिए कोई इलेक्ट्रॉन को क्यों चाहेगा? जब उसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी होगी मतलब उसका या तो अष्टक पूरा नहीं होगा, या तो उसका अष्टक पूरा नहीं होगा। सीधी बात है। तो ऐसा कब होता है? जब किसी पर पॉजिटिव आता है तो संभावना ये रहती है कि उसका अष्टक पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिला के 100 बातों की एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज
इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करती हैं। ऐसे कौन हो सकती हैं? जैसे देखो आप, इसी Cl पर अब क्या आ गया? प्लस आ गया। अष्टक पूरा नहीं है, अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया इलेक्ट्रॉन इसने Br प्लस I प्लस CH3 प्लस। उदासीन स्पीसीज भी हो सकती है, जैसे SO3, जैसे CO2। ठीक है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन इसने हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। इनके पास एक ऑर्बिटल ऐसा है जो लोन पेयर को ले सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक ऐसा है CCl2। ठीक है, CCl2 के पास में लोन पेयर है। जब इस लोन पेयर को देखते हैं तो बच्चे डाउट करते हैं, क्या कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, यानी इस टाइप का होना चाहिए। हम पहले पढ़ चुके हैं डाइक्लोरोकार्बन, इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि नाभिक स्नेह होना चाहिए, पर ये नाभिक स्नेह नहीं है। क्यों नहीं है? क्लोरीन क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास में 2 और 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ही है। क्या इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन ही है? जब 6 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेता है। और इलेक्ट्रॉन लेने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन इसने होता है। बात समझ में आ गई? यस। इसके बाद देखिए आप, यस, NH4 प्लस। अपने दिमाग में यह आता है कि जिसके पास प्लस है, जिसके पास धनावेश है, वो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है, चाहने से कुछ नहीं होता है। बहुत बार कि धनावेश है साहब, धनावेश है, धनावेश इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी धनावेश है, इलेक्ट्रॉन चाहने वाला है। अरे चाह तो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता। बात समझ में आ गई? ऐसी कहानी होती है जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रेस्टोरेंट पर नजर पड़ी, बहुत अच्छे अच्छे खाने के आइटम है, नहीं बात में, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है। बस ऐसी हालत हो रही है इस NH4 प्लस की। धनावेश भले है लेकिन इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता। धनावेश है, बस इलेक्ट्रॉन देख सकता, हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, पर इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहाँ NH4 जो है, NH4 प्लस है, इसकी कहानी ऐसे है, NH, ये H, ये H, ये H, और ये आ गया प्लस। यस। अब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले इस मतलब है या इलेक्ट्रॉन इस का मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करे, मतलब वहां के इलेक्ट्रॉन को ले। ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। किसके पास? नाइट्रोजन के पास। और पक्का दूसरे आवर्त के तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कभी भी अपने संयोजी कोष में, दूसरे आवर्त के तत्व अपने संयोजी कोष में कभी देखो, जब से मैं पैदा हूं तब से तो नहीं देखा, और उम्मीद करता हूं आगे आप भी नहीं देखेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन भी नहीं देखेंगे कि, और हो सकता है वो ज़्यादा ही एडवांस हो, पता नहीं। तो कहने का मतलब ये कि दूसरा आवर्त का तत्व ये बहुत जगह काम देता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझाया है कि दूसरे आवर्त का तत्व कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता।
तो इसके पास में 2 और 2 4, 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां NH4 पर आपको धन आवेश नजर आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। लिखूं, लो है लिख दिया। तो इसकी कहानी समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, ये CO2 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? अरे CO2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेगा, एक रिएक्शन होगी अपने पास आएगी, कॉल्बी रिएक्शन आएगी, उसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता है भाई, कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में, लेकिन ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाता है, तो ये खाली हो गया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेता है, इसलिए क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इस टाइप से ये अपने पास क्या थे, पहली नाभिक स्नेही हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही हुआ। ठीक है, दोनों समझ में आ गए? क्योंकि हम कहेंगे जब नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, जब इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है, तो समझ में तो आया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, जो नाभिक स्नेही है, ठीक है कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र कार्बन पर अटैक कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब आपको दो चीजें बताता हूं कि नाभिक स्नेही में और नाभिक स्नेहिता में और क्षारीयता में क्या फर्क है। तो नाभिक स्नेहिता किसी नाभिक स्नेही के अटैक करने की प्रवृत्ति है, कि जो ज्यादा आसानी से अटैक कर देता है उसकी नाभिक स्नेहिता ज्यादा होती है। तो नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता में थोड़ा सा आपको मैं फर्क बताता हूं क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, जो नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता है, ऐसे एग्जाम लिखवा कर नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस है, बस थोड़ा समझ में आना चाहिए। नाभिक स्नेहिता किसी नाभिक स्नेही की इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर जो जितना आसानी से अटैक करता है, उसकी नाभिक स्नेहिता उतनी अधिक होती है। तो नाभिक स्नेहिता किसी नाभिक स्नेही की इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करने की एक प्रवृत्ति है, उस नेचर को, उस प्रवृत्ति को नाभिक स्नेहिता बोलते हैं। देखो आप, NaOH है और यहां पर HCl है। यस, आप क्या उम्मीद करते हैं कि यहां क्या होना चाहिए? तो आप ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ OH और यहाँ का H, ये अम्ल है, ये क्षार है, यहाँ से H2O चला गया है, क्या बन गया, NaCl। NaCl क्या है, लवण। समझ में आ रही बात? और ये क्या बन गया, H2O। बात समझ में आ रही है? तो इसने किसका काम किया, क्षार की भांति काम किया, तो ये क्षार हो गया। तो यहां पर ये क्षार की भांति काम कर रहा है, कौन, OH-। दूसरी तरफ देखो, NaOH, ये प्लस और ये माइनस, ये है CH3Cl। तो ये वाला यहां अटैक करेगा। देखो ये यहां इसकी विद्युतीयता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये वाला जो OH हो इस पर अटैक करेगा। तो निकला तो वहां भी NaCl है, लेकिन बना क्या है, CH3, और इस पर कौन आ गया,
OH। ठीक है, तो यहाँ मैं कोई लिविंग ग्रुप ले लेता हूँ, कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ N, और ये कोई भी वो लिविंग ग्रुप जिसको वो लेकर चला गया। ठीक है, बताऊँगा। ये आपको मन कर रहा है नहीं सर Cl ले लो, तो ये लो बाबा, Cl ले लो, आप उदास मत हो। तो कहने को ये कि यहाँ इसने जो अटैक किया है वो किसकी भांति किया है? जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इस कमी वाले पर जो अटैक करेगा वो नाभिक स्नेही होगा। तो यहाँ पर ये जो है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है? नाभिक स्नेही की भांति कार्य कर रहा है। बात समझ आ गई? तो एक ही स्पीसीज यहाँ जो है वो नाभिक स्नेही की भांति कार्य कर सकती है और क्षार की भांति भी कार्य कर सकती है। ये उसकी ये यहाँ जो है ये इसकी क्षारीयता को डिपेंड करेगा। जितने आसानी से रिएक्शन करेगा इसकी क्षारीयता उतनी ज़्यादा होगी। ये जितना ज़्यादा यहाँ अटैक करेगा उसकी नाभिक स्नेहिता उतनी अधिक होगी। यहाँ ये क्षार की भांति कार्य करा और यहाँ ये नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने पास में होनी चाहिए। तो अपन ने जो है टॉटोमेरिज्म का बचा हुआ पार्ट लिया, उसके बाद में अपने रिएक्शन मैकेनिज्म को वापस कंटिन्यू किया, जिसमें आपको कुछ परिभाषाएं मेरे को बतानी थी, जिसमें नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्षारीयता, नाभिक स्नेहिता में फ़र्क बताया। इसके बाद में याद रखना, नेक्स्ट जब अपन मिलेंगे तो अपन 4th नंबर लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे? 4th नंबर। उसमें आपको बताऊंगा नाभिक स्नेहिता एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक। मेनली बताऊंगा नाभिक स्नेहिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे नाभिक स्नेहिता को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।